मैं एन के रामटेके जवाहर नवोदय विद्यालय शेगांव बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना। कल हमने पतंग का आधी कविता ले ली थी। अब कविता का जो उर्वरित भाग है उस उर्वरित भाग को आज हम चालू कर देते। जैसे कल हमने सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, यहाँ से लेकर वह यहाँ तक कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया का सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बाँस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके चींटियाँ किलकारियाँ और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। यहाँ तक कविता हो गई थी। अभी कविता का जो उर्वरित भाग है उस उर्वरित भाग को हम चालू करते हैं। यह इस कविता में विशेष तौर पर बच्चों की जो गुण होते हैं, जो बच्चों का लचीलापन होता है, बच्चों को उमंग होती है, बच्चों की इच्छा होती है, बच्चों की आकांक्षा होती है, बच्चों का नटखटपन होता है, उसके बारे में जानकारी दी गई थी। आज भी वही बच्चों का ही वर्णन इस कविता में, पतंग इस कविता में बच्चों का ही वर्णन किया गया है। बच्चों का जो स्वाभाविक जो भाव होते हैं, अंतर मन में उठने वाली विचारधारा होती है, उस विचारधारा को भी यह अंकित किया जाए। इन वजह है बच्चे जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। जन्म से इन वजह का ऐसे में अगर छोटे बच्चे अब हमारे घर में खेलते हैं, कूदते हैं, कितने बार गिरते हैं, कितने बार उठते हैं, कितने बार रोते हैं, कितने बार हंसते हैं, कितने बार चिल्लाते हैं, वह जन्म से उनको वो गुण मिला है, बस उनका स्वभाव होता है। और इन्हीं वजह से कहा गया कि वो बच्चों का कपास लाया, इन्हीं जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। जैसे कपास में जो मुलायमता होती है, कपास में जो नरमपन होता है, जो कोमलता होती है, वह कोमलता बच्चे में दिखाई देती है। और इन्हीं वजह से कहा गया कि जन्म से भी अपने साथ लाते हैं कपास। अभी कपास लाने का तात्पर्य है मुलायमता लाना है, कोमलता लाना है। वो कोमल भाव बच्चे में होते, जन्म से होते। अब तो ये पतंग उड़ाने वाले बच्चे तो 12 और 15 साल के उम्र के बच्चे होते हैं, और उन बच्चों में भी वो कोमल भाव, निडरता का भाव कहेंगे, कोमलता का भाव कहेंगे, चंचलता का भाव कहेंगे, उठने गिरने का दर्द सहने की क्षमता कहेंगे, वह जन्मजात उसमें दिखाई देती है। अब पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अभी देखो पृथ्वी तो स्थिर है, लेकिन बेचैन पैर किसके हैं? बच्चों के बेचैन पैर है, ताकि बच्चों की जो उम्र होती है उस उम्र में बच्चे बेचैन है। बेचैन पैरों में, बेचैन का तात्पर्य दिया गया चंचलता, बच्चों के पैरों में चंचलता है, नादान है, नटखटपन है, और भाग दौड़ का वर्णन इस कविता के अंदर किया गया। नहीं, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बच्चों को बेचैन पैरों के पास। अभी यहाँ दृश्य बिंब का भी प्रयोग किया गया, ताकि बच्चे आ रहे हैं, पृथ्वी बच्चों के पैरों के पास आ रही है। यानी कहने का तात्पर्य ये हमारी धरती है, हमारी मिट्टी है, हमारी ज़मीन है, ये हमारे गाँव का जो इलाका है, वह भी उनके पैरों के सामने, बेचैन पैरों के सामने बिल्कुल छोटी दिखाई दे रही है। और इनमें से कवि कहते हैं कि पृथ्वी घूमती हुई खुद बच्चों के पैरों के पास आ रहे हैं। यानी बच्चे सुबह से लेकर शाम तक, दोपहर तक, जब भी उनको समय मिलता है, बच्चे किस तरह से भाग दौड़ कर रहे हैं, पूरे गांव में भाग दौड़ कर रहे हैं, वही जानकारी दी। इन्हें से जब वे दौड़ते हैं बेसुध होकर, कोई सुध नहीं रहती, कोई चिंता, मस्ती में, बेसुध का तो मस्ती में किस तरह से, मैं मस्ती से कहेंगे, निडरता से कहेंगे, बेडर से कहेंगे, किस तरह से वो घूमते हुए दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अपने हाथ में पतंग है, मांझा है, वो लेकर, और बच्चों का समूह है, वो लेकर किस तरह से दौड़ते हुए जा रहे हैं, उसी का जिक्र इसमें किया। इन्हीं वजह से जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए। अभी जो छतों को नरम बना, अब घर के छत तो कितने कठोर होते हैं, लेकिन यह नरम शब्दों का प्रयोग किया गया है, ताकि बच्चे जिस तरह से कोमल होते हैं, उनको लगता है कि छत भी नरम है। अभी नरम, गरम, मुलायम, खरदूरा है, ये कैसे है? स्पर्श के द्वारा हमें महसूस होता है। और यहाँ स्पर्श बिंब का, छतों को भी नरम बनाते हुए इस पंक्ति में स्पर्श बिंब का प्रयोग किया गया। दिशाओं को मृदुंग की तरह बजाते हुए, अभी जो बच्चे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और इनमें से एक मृदुंग का तात्पर्य एक ध्वनि यंत्र है, एक वाद्य यंत्र है, उसमें ध्वनियाँ निकलती है, लय तार सुर का जो आवाज़ उसमें हमें कानों को सुनाई देता है। और इनमें से कभी यही चाहते हैं कि ये बच्चों के जो दौड़ धूप पैर की जो आवाज़ आती है, लय ताल है, सुर है, इसमें लय ताल के द्वारा, पदचाप के द्वारा उसका वर्णन इसमें किया गया। इन्हीं दिशाओं को भी मृदुंग की तरह बजाते हुए, अभी दिशा कैसे? चारों दिशा, अभी चाहे इधर से बच्चे की टोली भागती जा रही है, उधर से बच्चों की टोली भागती हुई जा रही है। और इन्हीं वजह से क्या, मृदुंग की तरह बच्चे किस तरह से है, अपने पदों की, पैरों की आवाज़ के सहारा पूरी चारों दिशा है, एक ध्वनित हो रही है, आवाज़ आ रहा है उनका। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, अभी बच्चे कभी भी क्या, पेंग भरना यानी लचीलापन है। जैसे हम अगर पतंग को आसमान में उड़ाते हैं तो
जो पतंग का जो धागा होता है, डोरा होता है, उसे पेंग भरते नहीं, आगे पीछे करते, इसलिए आगे पीछे करने का लचीलापन आ जाता है। बच्चों में भी वो लचीलापन है, ताकि भाग दौड़ते समय भी बच्चों में वो लचीलापन दिखाई दे। जब ये पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीली वेग से भी अक्सर, अभी जैसे पेड़ हवा के झोंके से जिस तरह से पेड़ों की डाली ऊपर नीचे होती है, उसी तरह बच्चों का जो झुंड है, वो बच्चों का झुंड भी आगे पीछे हुए दिखाई दे रहा है। और इनमें से कहा है डाल की तरह लचीली वेग से अक्सर, डाल की तरह जैसे पेड़ों की डाल होती है, डालों हवा के झोंके से डाल जिस तरह से ऊपर नीचे होती है, उसी तरह बच्चों की जो पतंग उड़ाने की जो क्रियाकलाप है, वह भी कैसे ऊपर नीचे होती हुई पतंग, बच्चे भी जैसे जैसे धागा है, पेंग भरते हुए डोरा है, उस पेंग भरते हुए किस तरह से उसको एक झटका देना पड़ता है, गति देनी पड़ती है, वही गति इसमें दिखाई दे रही। डाल की तरह लचीली गति, बच्चों के शरीर में भी वह लचीली गति अक्सर दिखाई दे रही है। छतों के खतरनाक किनारों तक, अभी अगर हम देखेंगे उसके आगे थोड़ा चित्र दिया गया है, उस चित्र में उसका वर्णन किया गया है। घर के छत होते हैं, छत के किनारे पर बच्चे खड़े हो जाते हैं, और खड़े होकर किस तरह से यहाँ भी दृश्य बिंब का प्रयोग किया गया है। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाते हैं उन्हें, सिर्फ उससे ही रोमांचित शरीर का संगीत, उसका एक संगीत, ताकि जिस तरह से लचीला वेग है, यानी जो रिदम होती है, शरीर की रिदम होती है, उस शरीर की रिदम उस बच्चे के शरीर में दिखाई दे रही है। उन्हें इसे कहा गया उस समय गिरने से बचाता है उन्हें, सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाई उन्हें थाम लेती है। अभी यहाँ का ऊंचाई पर जो पतंग होती है, वो किस तरह से ऊंचाई पर उड़ने वाली पतंग है, उनको थामने के लिए किस तरह से उनके धड़कती हुई पतंग है, ऊंचाई पर धड़कती हुई पतंग का तात्पर्य आसमान में जो पतंग ऊपर नीचे झकोले लेती है, उड़ती है, वैसा ही चित्र उनके शरीर में भी दिखाई देती है। और कभी कभार वो अगर हमारे घरों के छतों पर वो खड़े होकर पतंग उड़ाते हैं, अगर इनमें से अगर वो गिरते तो काफ़ी हद तक वो नुकसान भी दे सकता है, लेकिन गिरने से केवल एक धागा है। इन्हीं में से कहा गया पतंगों की धड़कती ऊंचाई उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंग का जो धागा होता है, ऐसा लगता है कि पतंग उड़ रही है, इधर छत पर बच्चे भी उड़ते हुए प्रतीत दिखाई दे रहा है। अभी इस चित्र में देखोगे, देखो किस तरह से 2 3 4 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, और घरों के किनारे पर वो बच्चा खड़ा होकर एक हाथ से किस तरह से पतंग को लोका दे रहा है, झोंका दे रहा है, पेंग भर रहा है। उस पेंग का वर्णन इसमें जरूर किया है। अगर थोड़ा सा भी अगर हम अनदेखा करेंगे तो शायद बच्चा नीचे भी गिर सकता है, और गिरने के बाद भी अगर बच्चे किस तरह निडर होते हैं, उस निडरता का वर्णन इसमें किया गया है। देखो पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। अभी आसमान में तो पतंग उड़ रहा है, धागा केवल उनके पास है, धागा केवल बच्चों के पास है, और इन्हें साथ साथ यह शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है, युग्म शब्दों का प्रयोग किया गया है। और इन्हीं वजह से इस साथ साथ शब्द के साथ इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी क्या प्रयोग हुआ गया। अपने देखो पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। जब पतंग में छोटे छोटे छेद होते हैं, उसमें हवा भरते और पतंग आसमान में उड़ती हुई दिखाई दे रही है। उसी तरह से कभी यही चाहता है कि इनके शरीर में भी जो रंध्र है, रोम है, उस रंध्र में भी, उस रंध्रों के सहारे वो भी खुद घरों के छतों पर पतंग उड़ाते इसमें उड़ रहे हैं। ऐसा कभी नहीं यहाँ वर्णन जरूर किया गया है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते। अभी कभी ये भी चाहता है, कभी गिर भी जाते हैं, खतरनाक किनारे, घर के जो छत होते हैं, छत के खतरनाक किनारे होते हैं, किनारे से अगर कभी गिर भी जाते हैं, अगर बच जाते, गिरने के बाद बच जाते, तब तो और निडर होकर, और ताकि बच्चों में जो निडरता का गुण है, जन्मता वो निडरता का गुण। हमारे घर में भी छोटे बच्चे होते हैं, किस तरह से भागते दौड़, कितने बार गिरते, कितने बार उनको चोटें लगती हैं, लेकिन वो कभी दुख नहीं मनाते, और कई गुना उमंग से, खुश से, प्रसन्न से वह और खेलने कूदने में जुट जाते। वही वर्णन कभी नहीं किया गया। और जब वे बच जाते तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते। अभी सूरज है, सुनहले सूरज भी दोनों में स वर्ण की आवृत्ति हुई, इन्हीं वजह से यह अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। अभी निडरता आपको न डरते हुए बच्चे हैं, न डरते हुए, बेफिक्र होते हुए, किस तरह से सूरज के समान, सूरज क्या है, एक गति है, एक तेज है, किस तरह से एक तीव्रता है कहेंगे, तेज कहेंगे, वो तेज बच्चों में सूरज के समान तेज बच्चों में दिखाई दे रहा है। और इन्हें सुनहरे सूरज के सामने आते हैं, और पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती उनके बेचैन पैरों के पास। अभी कभी ये चाहता है कि उनके बेचैन पैरों के पास पृथ्वी किस तरह से घूमती हुई उनके पैरों के पास आई हुई है। और पृथ्वी कभी पैरों के पास आती नहीं है, लेकिन बच्चों का पैर स्थिर नहीं है, बेचैन है।
बेचैन का तात्पर्य स्थिर नहीं है। और जो बेचैन पैर, अस्थिर पैर है, वो हमेशा इतने घूमते रहते हैं, और इन्हें कभी कहते हैं कि पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अभी उस जो दो पंक्ति कविता के जो शब्दार्थ है और तो उनकी विशेषता है, उस विशेषता के बारे में थोड़ी चर्चा जरूर हम करेंगे। जैसे बेसुध, उसका अर्थ है तल्लीन है, बेचैन है। बेसुध कहेंगे, तल्लीन है, मस्त है, मस्त मौला है। मृदुंग यानी एक वाद्य यंत्र है। लचीला वेग यानी लचली गति। रोमांचित यानी प्रसन्न। दूसरा महज यानी केवल। उस पूरे के पूरे इस पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। उसके उदाहरण मानवीकरण अलंकार के उदाहरण देखो। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैर के पास, ये मानवीय अलंकार के उदाहरण है। ताकि पृथ्वी के साथ मानवीय हाव भाव के, बेचैन पैर तो मानव के, इन्हें पृथ्वी तो निर्जीव है, एक सजीवता का वर्णन यहाँ किया गया है। इन्हीं वजह से यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है। दूसरा है दिशाओं को मृदुंग की तरह बजाते हुए। अभी मृदुंग तो नहीं है, मृदुंग नहीं है, लेकिन यहाँ दिशाओं को अपने पैरों के द्वारा जो आवाज़ आती है, उस आवाज़ को ही उन्होंने मृदुंग की उपमा दी है। और इनसे यह मानवीय अलंकार भी प्रयोग है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयाँ। अभी मत धड़कने तो हमारे मन दिल में आ जाती है, लेकिन जिस तरह से आसमान में जो पतंग उड़ती है, उनकी जो ऊपर नीचे होने की स्थिति होती है, जैसे दिल धड़कने के बाद ऊपर नीचे हो जाए, धड़कता दिल, उसी तरह से पतंग भी ऊपर नीचे होती है। और इनमें मानवीय हाव भाव का वर्णन यहाँ किया गया है, और यहाँ भी मानवीय अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। अभी उसमें इस पंक्ति में बिंब का भी प्रयोग किया गया है। बिंब कौन से? पृथ्वी घूमती हुई आती है, पृथ्वी घूमती हुई आती है, दिखाई दे रहे हैं पृथ्वी को, बच्चे दौड़ते हुए आ रहे हैं। इन्हीं वजह से दृश्य बिंब हम अपने आंखों से देख पाते, जो अपने आंखों से देख पाते हैं उसे हम दृश्य बिंब कहेंगे। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, अभी यार बच्चे बेसुध होकर, बेफिक्र होकर दौड़ रहे हैं, यहाँ भी दृश्य बिंब का प्रयोग हुआ, दिखाई दे रहे हैं, इसलिए दृश्य बिंब है। छतों को नरम बनाते हुए, अभी नरम है, गर्म है, मुलायम है, जिसे स्पर्श करके हम अपने हाथों के स्पर्श के द्वारा से महसूस कर पाते हैं, वहाँ स्पर्श बिंब का प्रयोग होता है। यहाँ भी छतों को नरम बनाते हुए इस पंक्ति में स्पर्श बिंब का प्रयोग किया गया है। अभी दिशाओं को मृदुंग की तरह बजाते हुए, अभी दिशा है, दिशाओं को चारों दिशा में बच्चे भागदौड़ कर रहे हैं, और बच्चों के भागदौड़ की जो आवाज़ आ रही है वह एक संगीतमय आवाज़ है। जैसे मृदुंग है, ये वाद्य यंत्र है, संगीत वाद्य यंत्र है। उस के इन्हीं वजह या इस पंक्तियों में ये श्रव्य, कानों को सुनाई देता है, श्रव्य बिंब का भी प्रयोग किया गया है। अभी उसकी विशेषता पूरी पंक्तियों के उदाहरण में अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। पतंगों के साथ साथ बेचैन पैरों के पास, ये पूरी की पूरी जो 4-8 पंक्तियां हैं, उसमें टोटली पूरी पंक्तियों में, अधिकतर पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार आया हुआ है। अभी साथ साथ इसमें पूर्णति प्रकाशकार का भी अलंकार आ गया। सुनहरे सूरज में स की आवृत्ति हो गई है, इसी वही अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। समस्त अंश में बिंब का भी प्रयोग किया गया। बिंब की भरमार इस पंक्ति में हमें दिखाई देती है। अगर देखेंगे हम लोग, अगर इस कविता के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उस प्रश्न को आप लोगों को, प्यारे छात्रों, आप इस प्रश्नों को गौर से पढ़ें और उसके सप्रश्न की व्याख्या करें। अभी सप्रश्न की व्याख्या में क्या करना है, जो उदाहरण दिए गए उस उदाहरण का भावार्थ लिखना है, और साथ साथ अभी जो बिंब है, अलंकार है, उसका विशेषता में उसका उदाहरण देगा। सप्रश्न की व्याख्या में पहले व्याख्या करेंगे, संदर्भ करेंगे, प्रसंग की व्याख्या, और विशेषता में क्या लिखना है कि कौन सी पंक्ति में, जैसे अपनी साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड। अभी 4 पंक्ति तक सप्रश्न व्याख्या करना है। सप्रश्न व्याख्या में संदर्भ है, प्रसंग है, व्याख्या और विशेष है। इन 4 मुद्दों के आधार पर सप्रश्न व्याख्या करना है। व्याख्या का भावार्थ लिखना है, उसके साथ साथ विशेषता में क्या लिखना है, कौन से बिंब आ गए, कौन से अलंकार आ गए। जैसे उदाहरण साइकिल तेज चलाना है, तेज चलाते हुए तेज साइकिल दिखाई दे रहा है, दूसरे बिंब का प्रयोग किया गया है। जो घंटी बजाना है, उसमें श्रव्य बिंब का प्रयोग किया गया है। ये विशेषता के उदाहरण के। इशारे से बुलाते हुए ये दृश्य बिंब दिया गया है। बच्चे के झुंड है, वह दृश्य बिंब का उदाहरण है। वो ये ख है, और 2 प्रश्न दिए गए, उसमें अगर दूसरा प्रश्न दिया गया ख का, पतंगों की धड़कती ऊंचाई उसे थाम लेती है, मज एक धागे के सहारे, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते, सुनहरे सूरज के सामने आते। अभी सप्रश्न वाक्य के 2 असाइनमेंट के तौर पर कहेंगे, गृह कार्य के तौर पर में ये 2 प्रश्न दिए गए। 2 प्रश्नों को आपको लिखना है, और दिए गए हैं हमारा ग्रुप है, उस ग्रुप पर उसके अगर कोई समस्या आ जाती है तो ज़रूर अपने अध्यापक से या मुझसे चर्चा करें, और आपकी समस्या का निराकरण जरूर करें।